मेरा पर्पस क्या निकालना है, मुझे पी निकालना है, तो पी निकल जाएगा, यहाँ से कोई बड़ी बात ही नहीं है। 2 ऊपर 3 नीचे, 3 से कितने में चला जाएगा 2.5, 2 पर जाएगा तो 5, 10 की पावर -2 नीचे आएगा तो ये प्रेशर 2 पर गया तो 2.5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना होगा 5, 10⁻3। तो आज जो हम काम कर रहे हैं उस काम में थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक फॉर्मूले और उनके बेसिस पे क्वेश्चंस जो हैं वो हमने लगाने हैं। थर्मोडायनेमिक्स करने से पहले जो कंसेप्ट हम यहाँ पे डील कर रहे होंगे वो होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से रिलेटेड। तो आज की जो क्लास हमारी होगी वो क्लास में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के क्वेश्चन पहले हम कर रहे होंगे, उसके कंसेप्ट जान रहे होंगे, फिर जो है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, उनके वर्क डन, सारी चीजें जो है ना उनके बारे में हम डील कर रहे होंगे। तो आज का हमारा काम सबसे पहले किसको जानना है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को, और नेक्स्ट जो है फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में। तो आज का ये काम जो है ना वो हमारा रहेगा। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो किससे रिलेटेड है, सबसे पहले हम यहां पे काम करते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, एक गैस जो है वो कितना प्रेशर लगा रही होती है ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर। हमें क्या पता है सर, हमें ये पता है एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर किसको डाल दिया, एक कंटेनर है उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, और गैस के मॉलिक्यूल्स लगातार किस में होंगे, मोशन में। और क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स लगातार मोशन में हैं तो वो जाएंगे कंटेनर को क्या करेंगे, हिट करेंगे, और क्योंकि कंटेनर को हिट करेंगे तो उस पर क्या लगाएंगे, प्रेशर। और वो प्रेशर जो है सर उसका फॉर्मूला होता है 1/3 रो सी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो है वो हम ड्राइव करते हैं, और प्रेशर जो है उसका फॉर्मूला आपके पास आ रहा है कि प्रेशर का फॉर्मूला है 1/3 रो सी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो है ना सर वो हमारे पास है, ठीक है, 1/3 रो सी स्क्वायर। अब जो ये डेंसिटी है, डेंसिटी को अगर हम लिखना चाहें तो डेंसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी कैन बी रिटन एज मास बाई वॉल्यूम और मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर, ठीक है। 1/3 जो है वो एज इट इज लिखा है, डेंसिटी, डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, मास बाई वॉल्यूम और इनटू में कितना, सी स्क्वायर। ऐसे ही अगर टोटल मास को, ये टोटल मास है, इसको लिखना चाहें तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का मास मल्टीप्लाई बाई नंबर, टोटल नंबर कितना है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम और इनटू में कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर। इस तरीके से काम हो जाएगा। डेंसिटी को लिखा मास बाई वॉल्यूम, जो ये टोटल मास है इसको सिंगल मॉलिक्यूल का मास मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स करके लिख सकते हैं। तो ये अलग अलग 3 फॉर्मूले हमारे पास बन सकते हैं प्रेशर के, जिसके बेसिस पे कोई भी सवाल आ सकता है, ठीक है। ये काम तो किसका है, प्रेशर के लिए। फिर जो है वो यहाँ पे हम गैसेस की अलग अलग स्पीड के बारे में बात करते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स की अलग अलग स्पीड कौन सी होती हैं। तो स्पीड्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो 3 तरीके के स्पीड जो हैं वो हम डिस्कस कर रहे होते हैं। एक सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसको याद करने का तरीका है, राम से जो है वो हम इसको याद कर लेंगे, आर फिर ए और फिर क्या नाम है, एम, ठीक है। ऐसे ही क्यों याद करा सर, रमा से याद क्यों नहीं कर लिया, उसका कारण क्या है कि इनकी सीक्वेंस है, सबसे ज्यादा वेलोसिटी कौन सी होगी, आरएमएस वाली होती है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होता है। फिर जो मैग्नीट्यूड है सर वो किसका होता है, एवरेज वाली स्पीड का होता है। और सबसे कम जो मैग्नीट्यूड है सर वो किसका है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का है। सबसे कम जो है वो किसका है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है उसका मैग्नीट्यूड सबसे कम होता है। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को अगर मैं लिखता हूं या रूट मीन स्क्वायर स्पीड को मैं लिखता हूं तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर होता है बेटा √3RT डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। आर जो है, आर यहां पे किसका काम करता है, आर जो है सर वो काम करता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का। इसकी वैल्यू जो है वो कितनी होती है बताओ, आर, आर की वैल्यू है सर 8.314, और ये एसआई सिस्टम में जो है ना वैल्यू जो है वो हम ले रहे हैं, जूल की टर्म्स में जो है वो हम बात करेंगे। फॉर्मूले की यूनिट जो है, तो यहां से वेलोसिटी जो है उसका फॉर्मूला आरएमएस वाली का कितना है, √3RT/m। इसी तरीके से अगर एवरेज वाली स्पीड लिखनी है तो एवरेज वाली स्पीड जो है सर उसका फॉर्मूला कितना होता है, √8RT डिवाइडेड बाई कितना है, πm हमारे पास है। ये टोटल मास लिख रहा हूं बेटा मैं यहाँ पे, कैपिटल एम जो है ना वो वर्ड यूज कर रहा हूं। और इसी तरीके से अगर हम बात करें किसके बारे में, मोस्ट प्रोबेबल की, तो मोस्ट प्रोबेबल वाला जो आंसर है वो हमारे पास बराबर होता है √2RT डिवाइडेड बाई कितना है, कैपिटल एम। कैपिटल एम का मतलब यहाँ पे टोटल मास है। अगर इनको आप किसकी टर्म में, कैपिटल एम जो है, कैपिटल एम को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एम को हम क्या लिख देते हैं, आर। यहां पे अगर हम बात करेंगे तो सिंगल मॉलिक्यूल का मास मल्टीप्लाई बाई कितना, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। जो टोटल मास है, इस टोटल मास को अगर मैं लिखना चाहूं तो टोटल मास को हम क्या लिख सकते हैं,
एक मॉलिक्यूल का मास मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर। तो यही फॉर्मूला जो है वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है कैसे, इसी को ही हम फिर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की टर्म में KBT और डिवाइडेड बाई कितना लिख देते हैं, स्मॉल m। ठीक है, सिमिलरली इसको अगर लिखना चाहेंगे तो इसको क्या लिख देंगे, √8 KBT डिवाइडेड बाई कितना है, पाई और इनटू में स्मॉल m। ये टोटल मास है कैपिटल M, और स्मॉल m जो है वो क्या है, 1 मॉलिक्यूल का मास है। इसी तरीके से इसके बारे में बात करूंगा तो ये काम भी क्या हो जाएगा, √2 KBT डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, स्मॉल m। अब अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड कितना है, RMS वाली का, फिर किसका है, एवरेज वाली का, और फिर किसका है, मोस्ट प्रोबेबल। और अगर इनके रेशियो लिखे जाएंगे तो सेम सीक्वेंस में रेशियो क्या लिखे जा सकते हैं सर, √3 रेशियो √8 डिवाइडेड बाई पाई, क्योंकि बाकी सारा मैटर जो है वो तो कैंसिल ही हो जाएगा, और √ कितना 2। इस तरीके से चीजें जो है ना वो आपके पास बन रही होंगी, ये वैल्यूज जो है वो हमारी बन रही होंगी। इन फॉर्मूले के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन जो है पहले लगा लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन जो है वो यहां से हमारे बन सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो वो क्वेश्चन जो है वो आपको क्या कहता है, सुने ध्यान से, कि डाटा जो है वो कैलकुलेट द, आपने स्पीड बतानी है कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है वो क्या होगी आर्गन एटम की रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, वो बताना है। और व्हाट विल बी द रूट मीन स्क्वायर स्पीड एट व्हाट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे स्पीड इस वैल्यू का क्या हो जाएगी, हाफ। दो क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे गए हैं। पहला जो सवाल पूछा गया है वो क्या पूछा गया है कि आरएमएस स्पीड कितनी होगी, तो VRMS जो है सर वो हमने बतानी है, और VRMS का फॉर्मूला जो है सर वो हमें पता है कि VRMS का फॉर्मूला कितना है, √3RT डिवाइडेड बाई कैपिटल M। ये फॉर्मूला जो है वो आपको पता है। टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर दे रखा है बेटा, पूरी थर्मो में हम एक बात का ध्यान रखते हैं कि टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लिया जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर को अगर मैं लिखता हूं तो टेम्परेचर जो है वो कितना गिवन है, 25 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें कितना ऐड कर दिया, 273 जो है वो हमने ऐड कर दिया, तो ये जो आंसर है ये कितना हो गया, 298 केल्विन। सबसे पहला खेल वो तो किसके लिए करना है आपने, टेम्परेचर के लिए, कि टेम्परेचर जो है सर वो हमारा कितना है। टेम्परेचर के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो टेम्परेचर जो है वो कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है, उसमें 273 को ऐड करा, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट बना लिया। आर की वैल्यू जो है सर वो हम जानते हैं, एसआई सिस्टम में हम चलेंगे तो एसआई सिस्टम में आर की वैल्यू कितनी होती है, 8.314 हमारे पास होती है, ये बात भी ठीक है। एम, मास के बारे में बात हो रही है, टोटल मास के बारे में अगर हम बात करें तो आर्गन एटम के बारे में क्या रखी है, और आर्गन का जो मास है वो कितना, 40 ग्राम। ग्राम तो किस में है, सीजीएस सिस्टम में है, तो अगर इसको किस में बनाएंगे, किलोग्राम बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 1000, और ये आंसर जो है सर वो किस में हो जाएगा, केजी में। ठीक है, तो जो भी डाटा मुझे चाहिए था वो मुझे यहाँ पे पता है, इन वैल्यूज को पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो काम जो है सर वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बात करेंगे तो √3 आर की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी है, 8.314। टेम्परेचर का ध्यान रखें, टेम्परेचर हमेशा किस में लेना है, केल्विन में, तो ये आंसर जो है वो कितना है 298 डिवाइडेड बाई मास। मास के बारे में अगर मैं बात करूं तो मास कितना है 0.0, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 0.04, और ये जो वेलोसिटी आएगी सर ये आंसर किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में। आपको सभी को ये आंसर जो है, मतलब इस तरीके से काम जो है वो आप लोगों ने सभी ने ये कर ही लिया होगा, कोई ऐसी बात इसमें नहीं है। तो ये आंसर जब हम निकालते हैं तो आर्गन मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड आती है सर वो आ जाती है 430.7 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर जो है ना वो आपके पास बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही करा था आपने क्वेश्चन कि अगर हम बात करें तो आरएमएस स्पीड बतानी थी, इस तरीके से काम कर लिया। अब हमें क्या कह रखा है कि जो भी ये कोई भी वेलोसिटी है, अब इस वेलोसिटी को आपने क्या करवाना है, हाफ, उस हाफ वेलोसिटी के कोरस्पॉन्डिंग क्या बताना है, टेम्परेचर। तो अगर मैं दो केसेस लूं तो एक जो केस है वो हमारे पास सिंपल, अगर मैं एक बात करूं वेलोसिटी और टेम्परेचर के रिलेशन में बात हो रही है, तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √, टेम्परेचर। इस तरीके से बात है कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू √, टेम्परेचर। तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो v1 बाई v2 इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा t1 बाई t2 के, कि v1 बाई v2, और v1 बाई v2 किसके बराबर है, v1 बाई v2 बराबर है √, t1 बाई t2। पहले जो वेलोसिटी है वो कितनी है v, बाद में जो वेलोसिटी चाहिए वो कितनी चाहिए, v डिवाइडेड बाई 2। पहले वेलोसिटी v है, बाद में जो वेलोसिटी चाहिए वो कितनी, v बाई 2। टेम्परेचर की टर्म में अगर मैं बात करता हूं तो पहले टेम्परेचर जो है कितना है, पहले टेम्परेचर कितना है 298, और डिवाइडेड बाई बाद वाला टेम्परेचर तो हमने फाइंड आउट ही करना है। पहले वेलोसिटी v थी, अब क्या कर देनी है, हाफ,
पहले टेम्परेचर 298 था, अब बताओ कितना हो जाएगा। तो V से क्या हो जाएगा, V कैंसिल हो जाएगा। इस 2 को ऊपर ले जाएंगे क्योंकि डिवाइड के डिवाइड में था, तो 2 ये कितना हो गया 298 डिवाइडेड बाई कितना T2 हमारे पास है। अगला जो काम है वो आपने क्या करना है, इसकी स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूंगा तो 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 298 और डिवाइडेड बाई, क्योंकि स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेंगे तो 4 इज इक्वल टू 298 डिवाइडेड बाई T2। T2 को ऊपर ले जाऊंगा तो T2 किसके बराबर हो जाएगा, T2 बराबर हो जाएगा 298 डिवाइडेड बाई 4। 4 से ये वैल्यू जो है कितने पे 7 जा, फिर जो है वो कितना हो जाएगा 4.5। ये आंसर तो किस में आया, केल्विन में। अगर डिग्री सेल्सियस बताना है तो इसमें से किसको माइनस कर देंगे 273 को। ये तो केल्विन में आया है ना, क्योंकि ये केल्विन में कर लिया था, तो ये भी किस में आएगा केल्विन में। इसमें से 273 को अगर मैं माइनस करता हूं तो ये आंसर जो है बेटा कितना बन जाना चाहिए -198.5 डिग्री सेल्सियस। ये आंसर जो है ना वो हमारे पास आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक सवाल जो है वो हमने करा है, ठीक है। इसी के बेसिस पे काम जो है वो हमने लगाना है। सारे बच्चे जो है वो ध्यान से समझें कि क्वेश्चन क्या था। मेरे हिसाब से क्वेश्चन क्लियर है, सही है। कि आपको वेलोसिटी चाहिए थी, वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगाया, ठीक है। V1 V2 के कंसेप्ट को आपने इस्तेमाल करा, पुट करा, सोल्व करा, हमारे पास हमारा आंसर जो है वो आ चुका है। इस तरीके से काम जो है सर वो हमने करना है। अगली जो बातें हैं, ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो चीजें जो है वो हमने करनी क्या कुछ है। अगले वाले क्वेश्चन पे अगर मैं चलता हूं तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपको क्या दिखा रखा है, ये एनर्जी से रिलेटेड है। अभी एनर्जी वाला टॉपिक नहीं करवाया है, क्वेश्चन नंबर 2 को अभी हम कर लेंगे, डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो प्रेशर के बेसिस पे है। देखें इस क्वेश्चन को, मतलब कि वो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन भी अभी हम डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। एनर्जी वाला कंसेप्ट बता के फिर उनको डिस्कस करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब if the pressure is 200 mm Hg and root mean square velocity is 2400 मीटर पर सेकेंड इन दीज कंडीशंस। ये वैल्यू जो है वो आपको दिखा रखी है और आपने क्या दिखाना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपने फाइंड आउट करने हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कितने होंगे। ये आपका सवाल है। तो काम जो है वो हम कैसे करेंगे, ध्यान दें एक बार। जो डाटा गिवन है पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो जो डाटा गिवन है उसके बारे में अगर आप बात करेंगे तो आपको क्या क्या गिवन है। एक तो नाम दे रखा है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात हो रही है, ठीक है सर। ये तो काम हो गया। H2 मॉलिक्यूल जो है वो आपको दिखा रखा है। ये 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है, वॉल्यूम दे रखी है। वॉल्यूम कितनी गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब। फिर आपको प्रेशर के लिए डाटा जो है वो क्या दे रखा है 200 mm ऑफ Hg। ये डाटा जो है वो प्रेशर निकलेगा यहां से, ठीक है जी सर। फिर जो काम है वो आपको क्या दे रखी है VRMS जो है वो भी दे रखी है कि वेलोसिटी जो है या स्पीड जो है वो कितनी गिवन है 2400 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन प्रेशर की टर्म में है। कैसे कर रहे होंगे, प्रेशर वाला फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला पता है प्रेशर का, प्रेशर का फॉर्मूला है सर P इज इक्वल टू 1/3 रो C का स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो है वो आप सभी को पता है कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या था 1/3 रो C का स्क्वायर। फिर जो काम है सर रो को हमने क्या लिखा था टोटल मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम और इनटू में कितना था C स्क्वायर। यहाँ पे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म में जाना है। तो जो ये कैपिटल M है इसको बेटा क्या लिख लेंगे, जो कैपिटल M है इसको अगर लिखना चाहें तो मास मल्टीप्लाई बाई संख्या जो है, सिंगल का मास मल्टीप्लाई बाई संख्या डिवाइडेड बाई वॉल्यूम और इनटू में कितना हो गया C स्क्वायर। इस तरीके से प्रोजेक्ट बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। कि काम जो है 1/3 रो C का स्क्वायर, डेंसिटी जो है वो मास बाई वॉल्यूम, टोटल मास क्या है सिंगल का मास मल्टीप्लाई बाई उनकी संख्या कितनी है। मुझे क्या बताना है आज, मेरा सवाल है कि n की वैल्यू बताओ। तो ये सारा काम इस तरफ भेज देंगे, 3 ऊपर आ जाएगा, P ऊपर तही V भी ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे बात करेंगे तो सिंगल मॉलिक्यूल का मास नीचे और C का स्क्वायर जो है वो भी नीचे। ये आंसर जो है बेटा वो किसका हो जाएगा n का। आपने n निकालना है। अब 3 तो पता है, C पता है, वॉल्यूम पता है, प्रेशर निकालना है और मास जो है वो पता होना चाहिए कि कैसे निकलेंगे। तो चीजें जो है वो आपने क्या कुछ करनी है कि प्रेशर जो है वो कैसे पता है 200 mm ऑफ Hg दे रखा है। हमें क्या पता है, हमें चीजें जो है वो कैसे पता है। बात को करने के अलग अलग तरीके हैं कि 760 mm ऑफ Hg का मतलब क्या होता है, 760 mm ऑफ Hg का क्या मतलब है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना। 760 mm ऑफ Hg का मतलब है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एक का कितना होगा 1/760 एटमॉस्फेरिक और हमें कितने दे रखे हैं 200 mm दे रखे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो बदल सकता है।
तो 200 mm ऑफ Hg की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 760, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लिखूं तो 1.01 10⁵ और ये आंसर किस में हो जाता है पास्कल में। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द प्रेशर। ऐसे करके आप क्या निकाल सकते हैं, प्रेशर जो है वो निकाल सकते हैं। आप क्या जानते हैं, क्वेश्चन ने दिया है 200 mm ऑफ Hg, तो 760 mm ऑफ Hg कितना देता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पता है सभी को। 1 के लिए बात करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 760 हो जाएगा। मुझे 200 की बात करनी है तो 200 से मैं इसको क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये तो क्या आ गया प्रेशर। वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है बेटा, 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर है तो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब हो जाएगा। ये भी डाटा चल पड़ा। अब क्या चाहिए बेटा मास, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 2 ग्राम, और अगर 2 ग्राम है तो किसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये भी किस में आ जाएगा किलोग्राम में। जो भी चाहिए वो सब कुछ पता है, पुट करेंगे सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। 3 की जगह 3, प्रेशर की जगह सर कितना है 200 डिवाइडेड बाई 760 इनटू में कितना 1.01 10⁵, ये प्रेशर हो गया। वॉल्यूम की जगह 10⁻⁻6, वॉल्यूम के लिए अगर मैं बात करता हूं तो वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻6। मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल 2 डिवाइडेड बाई 1000 हमारे पास हो जाएगा। स्पीड कितनी है बेटा 2400 का स्क्वायर, और ये वैल्यू जो है वो किसकी है n की वैल्यू है। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू जो है वो आप यहां से फाइंड आउट करेंगे, और जब n की वैल्यू जो है, ठीक है, ये काम जो है ना वो आपने करना है कि इस तरीके से डाटा जो है वो हमें पता है, ये काम जो है ना वो हमने लगाना है। चलिए जी, तो इन वैल्यूज को जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो किसका आ जाएगा, ये वैल्यू जो है वो आंसर आ जाएगी किसका n का आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, आपने फाइंड आउट करना है किसको, नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये वैल्यू जो है वो किसकी आ जाएगी n की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास है। ठीक है, ये डाटा जो है वो आपको प्रेशर जो है वहां से निकल जाएगा। प्रेशर का फॉर्मूला है 1/3 रो सी का स्क्वायर। रो को लिख लिया मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। मास जो है वो हमारे पास क्या है 1 मोल का मास मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है। ठीक है, तो ये जो n है इसको अगर मैं लिखूं तो n जो है ये क्या निकल के आया है नंबर ऑफ मोल्स निकल आया। मोलिक्यूल्स अगर चाहिए तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स अगर निकालना होगा तो मोलिक्यूल्स जो है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, जो भी ये आंसर n आया है इसकी मल्टीप्लाई किससे और कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। जो ये आंसर आया है इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। तो टोटल आंसर जो है वो हमारे पास आएगा, और वो आंसर जो है इस कैलकुलेशन को सोल्व करके, हालांकि ये कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी टफ है, ऐसी नहीं होंगी बट टाइप जो है वो इंपॉर्टेंट है। ये आंसर आ जाएगा 4.17 10⁻18। इतने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपके पास हैं। ठीक है, ये काम जो है ना वो आपने करना है। दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये काम जो है वो आपने कर लिया। अगली जो बात है वो अब हमारे पास ये एनर्जी वाले सवाल हैं। एनर्जी वाले सवालों में किस तरीके से काम जो है वो आपने करना है इस पे ध्यान दे रहे होंगे कि एनर्जी वाले क्वेश्चंस जो हैं उनको हम कैसे सोल्व कर रहे होते हैं। सुनेंगे ध्यान से कि डाटा जो है सर वो हमारे पास क्या कुछ होगा कि हम एक वर्ड जानते हैं दैट इज योर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसी के बेसिस पे काम जो है वो हम करेंगे आगे। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का इक्विपार्टीशन जो है वो हो रहा होगा। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी इन्होंने क्या कहा है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में जब हम बात करते हैं तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में इन्होंने क्या कहा है कि सिंपल सी बात है कि एनर्जी इक्वल पार्टीशन हो रही होगी। एनर्जी जो है वो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास क्या होती है इक्वल होती है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया है कि एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम। जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है सबके पास एनर्जी जो है वो क्या होती है इक्वल होती है। ठीक है, और एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर एनर्जी लिखूं ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ईच मॉलिक्यूल तो उसके लिए इन्होंने आंसर दिया था 12 kBT। हर मॉलिक्यूल के लिए हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए इतनी एनर्जी जो है वो उन्होंने बताई थी। ठीक है, अब अगली जो बात है सर वो हमारे पास क्या है, एक वर्ड होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है उसका फॉर्मूला सर हमारे पास आता है 3a माइनस आर। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला जो है वो हमारे पास कितना आता है 3a माइनस आर, जिसको हम अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए जब लिखते हैं तो मोनो एटॉमिक के लिए
मोनो एटॉमिक गैस के लिए जैसे अगर हम बात करें तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखने होते हैं। फिर किसके लिए लिखने हैं? डाई एटॉमिक गैस के लिए लिखने हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो हम किसके लिए काम करते हैं? ट्राई एटॉमिक गैस के लिए। मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और किसके लिए? ट्राई एटॉमिक गैस के लिए लिखना है। ठीक है, तो मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक गैसेस के लिए जब हम इनको लिखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को, तो ये फॉर्मूले जो हैं इनको पुट करने के बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम जो मोनो एटॉमिक गैस की आती है वो आती है 3। ठीक है, डाई एटॉमिक के लिए अगर हम बात करते हैं तो डाई एटॉमिक गैस के लिए ये जो आंसर है ये कितना आता है? 5। ट्राई एटॉमिक के 2 केस हैं सर, एक होता है लीनियर केस होता है और दूसरे वाला जो केस है सर वो हमारे पास क्या है? नॉन लीनियर। एक केस किसका है? लीनियर का है और एक केस किसका है? नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक लाइन में होंगे, ऐसे होंगे। और नॉन लीनियर की बात करूं तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये किस तरीके से रहेंगे? कुछ इस तरीके से रहेंगे। ठीक है, कि वो एक लाइन में है तो कौन से हैं? लीनियर मॉलिक्यूल। अगर वो लाइन में नहीं है तो वो क्या है? नॉन लीनियर। तो लीनियर वालों के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कितना आता है? 7। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं तो नॉन लीनियर वालों के लिए जो ये आंसर है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है सर वो हमारे पास आता है, नॉन लीनियर वालों के लिए आंसर आता है ये 6 के बराबर। किसके बराबर होता है? 6। इस तरीके से काम जो है ना वो हम कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एक चीज जो हमें पता है वो क्या? वर्ड जो मैं बता रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी फॉर ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, काइनेटिक एनर्जी फॉर ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, उसका फॉर्मूला होता है बेटा 3/2 R इंटू टी। चाहे कोई सी भी गैस है, ट्रांसलेशन का मतलब सीधा। ठीक है, ट्रांसलेशनल वालों की अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी फॉर ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आंसर कितना होता है? 3/2 RT। चाहे वो मोनो एटॉमिक है, चाहे वो क्या है? डाई एटॉमिक है, चाहे वो क्या है? ट्राई एटॉमिक है। अगर मैं लिखना चाहूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए अगर लिखेंगे तो इसके वाली n/2 ये 3/2 R इंटू टी। इसके लिए अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी मैं लिखूंगा तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो यहां पे बेटा क्या हो जाएगा? 5/2 RT हो जाएगा। इसके लिए लिखेंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितना बन जाएगा? 7/2 RT बन जाएगा। इसके लिए बात करेंगे तो इस वाले के लिए कितना हो जाएगा? 6/2 RT हो जाएगा। ठीक है, ये जो है सर ये तो कौन से वाली हैं? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। और ये वाली जो है ये कौन सी है? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब टोटल में कौन कौन सी आ जाती है? ट्रांसलेशन भी आ जाती है और रोटेशन भी आ जाती है। तो अगर रोटेशन वाले की बात करूंगा यहां पे काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल वाली, तो टोटल ये है, ट्रांसलेशन वाली वो है, तो आंसर कितना बच गया? 0 ही बच जाएगा यहां पे। तो ये जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 3/2 RT। और ट्रांसलेशनल वालों की भी कितनी होती है? 3/2 RT। तो दोनों आपस में कैंसिल ही हो गए, तो ये आंसर तो कितना ही रहेगा? 0। यहां पे काइनेटिक एनर्जी रोटेशन वालों की वजह से बताओगे तो ये तो क्या है? टोटल वो ट्रांसलेशनल वाला 5/2 में से उसको माइनस करूंगा तो ये कितना रह जाएगा? 2/2 RT। ठीक है, यहां पे बताओगे तो 7/2 वाले में से माइनस करेंगे तो 4/2 RT। इस तरीके से काम जो है वो हम कर रहे होते हैं। समझ आ रही है ये बातें मैं क्या बता रहा हूं? कि मेन जो बात है लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी से हमें जो पता है वो क्या पता है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास जो एनर्जी है वो कितनी होती है? हाफ kB/T होती है। ठीक है ये बात। अगली जो बात है काइनेटिक एनर्जी फॉर ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो ये पता है। ठीक है, इनके डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें पता है। ऑल काइनेटिक एनर्जी यहां से निकलती है, टोटल वाली में से ट्रांसलेशनल को माइनस कर देते हैं तो किसकी आ जाती है? रोटेशन वाली आ जाती है। ठीक है, एक बात यहां पे गामा वाली भी होती है। गामा अगर निकालना है तो ये क्या होता है? ये डिग्री ऑफ फ्रीडम नीचे, इसमें 2 ऊपर कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है? 5/3। डाई एटॉमिक के लिए बताएंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम नीचे, इसके ऊपर क्या हो जाएगा? 7। यहां पे बात करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम नीचे, इसमें 2 ऐड करा तो कितना हो गया? 9। यहां पे बात करेंगे तो ये कितना है? 6। और ऊपर करूंगा तो कितना हो जाएगा? 8। जिसको हम सोल्व करते हैं तो क्या भी बन जाता है? 4/3 भी बन जाता है। ये चीजें जो हैं वो आपको पता है। इसके बेसिस पे अब क्वेश्चन हमने लगाने हैं कि हर एक की डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कितनी है? हाफ kB/T है। उसके बेसिस पे काम जो है वो हमने इस तरीके से करा है। तो क्वेश्चन जो है वो हमने करने हैं। ये पेजेस जो हैं वो फॉर्मूले के लिए ही हमने छोड़े हुए थे। ये क्वेश्चन पढ़िए और देखिए इसमें काम जो है वो आपने क्या कुछ करना है। पढ़ेंगे क्वेश्चन ने आपको क्या कहा है? कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में प्रेशर जो है वो आपने बताना है
ऑफ कैपेसिटी 10 लीटर, 10 लीटर उसकी जो कैपेसिटी है एक सिलेंडर की दे रखी है। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, अब देखो बेटा ये वर्ड क्या दे रखा है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, ये वैल्यू जो है ना वो आपको गिवन है। और इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो चीजें जो है वो आपने क्या कुछ करनी है, सुनिए ध्यान से। प्रेशर जो है वो आपने फाइंड आउट करना है, कर देंगे सर। हाइड्रोजन के लिए करना है जिसकी वॉल्यूम 10 लीटर है। अब 10 लीटर वॉल्यूम होने का क्या मतलब है, 10 लीटर मीटर क्यूब में जाएंगे तो 10 की पावर -3 और ये आंसर किस में आ जाएगा, मीटर क्यूब में आ जाएगा। ये बात ठीक है कि ये जो है ये वैल्यू तो किसकी है, वॉल्यूम की है। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन जो है सर वो कितनी दे रखी है, 7.5 10⁻³ और ये आंसर किस में है, जूल में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है सर वो किसके बराबर होती है, 3/2 RT के बराबर है या 3/2 nRT के बराबर है। अब जो ये RT है PV = nRT होता है, तो RT जो है वहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, PV लिख सकता हूं। और PV को अगर मैं लिखना चाहूं तो वो कितना है, 7.5 10⁻³ कितना है, 3। ओके रिपोर्ट है यहां तक का काम। आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशनल वाली एनर्जी जो है वो किसके बराबर होती है, 3/2 RT के बराबर होती है। ठीक है, PV = nRT से तो RT को मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे PV लिख सकता हूं। ये वैल्यू जो है वो कितनी है, 7.5 10⁻³ हमारे पास है। मेरा पर्पस है कि मैं क्या निकाल दूं, यहाँ पे प्रेशर निकाल दूं। प्रेशर कैसे निकालूंगा, 3/2 P की जगह P, V की जगह वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻² हो जाएगा वो। ये कितना है, 7.5 10⁻³ कितना है, 3। इस तरीके से प्रोजेक्ट है। मेरा पर्पस क्या निकालना है, मुझे P निकालना है, तो P निकल जाएगा यहां से, कोई बड़ी बात ही नहीं है। 2 ऊपर 3 नीचे, 3 से ये कितने में चला जाएगा, 2.5, 2 ऊपर जाएगा तो 5, 10⁻² नीचे आएगा तो ये प्रेशर 2 ऊपर गया तो 2.5 की मल्टीप्लाई 2 से करी तो कितना हो गया, 5, 10⁻³ और 10⁻², तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻5। और आंसर जो है वो SI सिस्टम में चल रहा है तो P की वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ गई, 5 × 10⁻5 हो गया। ठीक है, अगला जो काम है वो आपसे क्या कहा गया है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर बताना है तो ये देखो कि गैस का मॉलिक्यूल कैसा है। गैस का मॉलिक्यूल जो है वो कौन सा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब क्या है, H2। H2 का मतलब क्या है, डाई एटॉमिक। और डाई एटॉमिक के लिए अगर टोटल एनर्जी बतानी पड़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी टोटल अगर बताएंगे तो क्या थी, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 थी, तो क्या हो जाएगा 5/2 R × T। इस तरीके से काम बन जाएगा कि ये जो काम है ये क्या हो गया, 5/2 RT। RT को दोबारा क्या लिख देंगे, PV लिख देंगे। तो ये काम क्या हो जाएगा, 5/2 RT की जगह क्या लिख दिया आपने, PV। तो ये आंसर क्या हो गया, 5/2। P की जगह वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻5 है। V वॉल्यूम की जगह डाटा कितना है सर, 10⁻2 है। तो 25, ये कितना हो जाएगा 12.5 और 10⁻3। और एनर्जी है तो सर एनर्जी का आंसर तो किस में होता है, जूल में होता है। समझ पा रहे हो बेटा मैं क्या करवा रहा हूं, ठीक है। चीजों पे ध्यान दीजिए, जो टॉपिक बताया है उसी के जैसे उस पे क्या करवा रहा हूं, न्यूमेरिकल्स जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। कंसेप्ट पे ध्यान दें, कोई दिक्कत आ रही है तो उसको पूछते हुए चलें, कोई बात ही नहीं है। तो ये पता था ट्रांसलेशनल वाली एनर्जी किसके बराबर होती है, RT है तो PV लिखा, V पता था तो वहां से आपने क्या निकाल दिया, P। और टोटल वाली बतानी है तो इस तरीके से पूछ ली। मान लो इसमें रोटेशन पूछता तो टोटल में से किसको माइनस कर दो, ट्रांसलेशन को माइनस कर दो, वो क्या रह जाएगा आपके पास, रोटेशनल वाला रह जाएगा। समझ पाए हैं आप बात को, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अगला जो क्वेश्चन है सर उस पर बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसने क्या कहा है, ध्यान से समझेंगे, पढ़ें क्वेश्चन क्या कहा है इसने। ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक। अब ऑक्सीजन से क्या पता है, O2 है, डाई एटॉमिक है, चीजें जो है वो कैसे चल रही होंगी उस पर ध्यान दे रहे होंगे कि काम जो है सर वो हमने क्या करना है। ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक है, कैपेसिटी मीटर क्यूब में, कितनी बढ़िया बात कह रखी है। वॉल्यूम जो है सीधी मीटर क्यूब में दे दी, प्रेशर 100 एटमॉस्फेरिक है। एटमॉस्फेरिक को आसान तरीके से अगर हमने चेंज करना है तो सीधा मैं क्या ही कर लेता हूं, 10⁵ से ही मल्टीप्लाई करके इसको किस में कर लेता हूं, पास्कल में, काम ताकि आसान हो जाए। ठीक है, पास्कल में जाना है तो पास्कल में जाने का तरीका क्या है सर, तरीका ये है सर। ओके रिपोर्ट है यहां तक का काम, कुछ कहना चाहते हो, नहीं है जी। 27 डिग्री सेल्सियस, ये तो नहीं चाहिए सर, डिग्री सेल्सियस में तो काम नहीं बनता है। तो इस काम को जो है वो अगर हम सोल्व करना चाहेंगे तो ये आंसर किस में हो जाएगा, 273। और जब इसमें 273 को ऐड करा तो ये आंसर जो है वो कितना बनेगा, 300 केल्विन बनेगा।
27 प्लस 273, तो ये आंसर जो है वो कितना हो गया 300 केल्विन। इस तरीके से काम हमने कर लिया। डिटरमाइन द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन वाला काम जो है वो आपने करना है। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर ट्रांसलेशन अगर मुझे बतानी है तो आंसर जो है वो किसके बराबर है सर, 3/2 RT होता है। या तो इसमें वैल्यू रख लो या पीवी वाले में रख लो, जहां मन कर रहा है वहां पे वैल्यू जो है वो रखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन जब मुझे बतानी है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन जो है वो सिंपल काम करना है 3/2 RT, ठीक है। या फिर इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, 3/2 PV। अभी पिछले सवाल में भी ऐसे ही करा था, 3/2 P, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, 10⁻7 है। V, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V, 0.05। ये वैल्यू जो भी आएगी ये आंसर किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। फिर क्या करना है बेटा आपने, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल। एवरेज कैसे निकालते हैं, जब इसको किससे डिवाइड कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं तो टोटल बताई थी, फिर आपने क्या बतानी है, एवरेज वाली। एवरेज वाली बतानी है तो सर जो टोटल वाली है, जो ट्रांसलेशनल वाली टोटल वाली है, उसको किससे डिवाइड कर दीजिए, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। एवरेज अगर निकालना है तो हाउ डू वी फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू, तो इसको किससे, एवोगैड्रो नंबर से आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इस तरीके से काम आपने कर लिया। नेक्स्ट जो काम है वो आपसे क्या पूछा गया है, टोटल काइनेटिक एनर्जी। बताओ बेटा टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। मॉलिक्यूल कैसा है, ऑक्सीजन, O2। O2 का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, 5, क्योंकि डाई एटॉमिक गैस है। डाई एटॉमिक गैस अगर है तो ये काइनेटिक एनर्जी फॉर किसके लिए, टोटल के लिए। तो टोटल वाला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/2 RT या 5/2 ऑफ PV, ठीक है। इस तरीके से काम जो है वो आपके पास बन जाएगा, 5/2 PV। इस तरीके से काम आपने कर लिया। वैल्यूज पुट कर दोगे, सोल्व कर दोगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, कोई इशू नहीं है इतने काम में। ये काम जो है सर वो हमने कर लिया। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, ये वाला प्रेशर वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बात करते हैं, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन। तो टोटल वाली पता होती है, ट्रांसलेशन वाली पता होती है, तो रोटेशन वाली हम यहां से निकाल लेंगे। 1 kg ऑफ नाइट्रोजन एट टेम्परेचर ऑफ 7 डिग्री सेल्सियस। ट्राई करें बेटा एक बार इस क्वेश्चन को, फिर मैं करवाता हूं। रोटेशनल वाले की बात करनी है, और बात जो है सर वो कैसे होगी उसके बारे में चर्चा जो है ना वो आपने लगानी है। काम जो वो किसके लिए करना है, चीजों के बारे में अगर हम बात करें तो रोटेशनल वाला बताना है, किसके वाले काम के लिए बताना है, नाइट्रोजन के लिए। 1 kg के लिए काम करना है। और ये आपने टेम्परेचर जो है वो कितना गिवन है, 7 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर जो है वो कितना है, 7 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें 273 को ऐड करा तो ये आंसर जो है सर वो कितना आ गया, 280 केल्विन आ गया, ठीक है जी सर, बहुत बढ़िया। अगला जो काम है सर वो क्या करना है, 1 किलो मास दे रखा है सर, 1 किलो मास दे रखा है, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। गिवन मास के बारे में बात करूं तो बेटा गिवन मास कितना है, 1000 ग्राम मान लेता हूं। नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है, N2 28 होता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मतलब कितना है, N2, और N2 के लिए आंसर जो है वो क्या हो गया, 14 टू मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं तो कितना हो गया, 14 इंटू 2 करें तो 28। ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब आपको क्या पता है, काइनेटिक एनर्जी बतानी है रोटेशनल वालों की। रोटेशन वालों की बताते हैं तो वो क्या होती है, टोटल वाली काइनेटिक एनर्जी में से किसको माइनस कर दूंगा, ट्रांसलेशनल वाली को। ये काम आपने करना है। अब सेकंड है, मतलब कि डाई एटॉमिक है, डाई एटॉमिक का मतलब क्या हो गया 5, तो ये वाला तो कितना था 5/2 RT। ट्रांसलेशन वाली तो फिक्स ही है, वो कितनी होती है 3/2 RT। ये तो 1 मोल के लिए है, हमें n मोल दे रखे हैं तो उसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, नंबर ऑफ मोल से। तो 5/2 RT में से इसको माइनस करूंगा तो कितना रह जाएगा, 2/2 R इंटू टी, और मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा n, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। R, व्हाट इज वैल्यू ऑफ R, 8.314। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T, T की वैल्यू कितनी है 280 हमारे पास है। नंबर ऑफ मोल्स की बात करूं तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है सर, 1000 डिवाइडेड बाई कितना है 28। ये तो मोज कर दी इन्होंने, 28 से ये वैल्यू कितने पे कैंसिल कर दी, 10 पे। इस वैल्यू को सोल्व करोगे, और क्योंकि एनर्जी है तो सर आंसर किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। क्योंकि एनर्जी है
तो आंसर जो है सर वो किस में आ जाएगा, जूल में। समझ आ गई यहाँ तक की बात है। ये काम जो है वो आपने करना है कि एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन जो है वो आपने डिस्कस करनी है, और एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन जो है वो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां तक का काम जो है वो आपने देखना है। ये गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए, फिर थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, थर्मोडायनेमिक्स के प्रोसेसेस क्या होते हैं, क्या उनके फॉर्मूले हैं, क्या उन पे वर्क डन है, और क्या क्या लॉज हैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। पहले थ्योरेटिकल पोर्शन जो है उसको डील कर लेते हैं, उसके बाद जो है फिर इनके बारे में भी क्वेश्चन जो है वो हम लगा रहे होंगे। ठीक है, पूरी शीट जो है वो फॉर्मूले के लिए अलग से ही निकाल लेते हैं, इस पे काम करते हैं। चलिए सुनिए ध्यान से कि काम जो है आपने करना क्या है। तो अगर थर्मोडायनेमिक्स में हम बात करें तो हीट के मोशन के चर्चा जो है वो यहां पे होती है, और थर्मोडायनेमिक्स में शुरुआत ही अगर हम करते हैं तो शुरुआत जो है वो होती है टाइप्स ऑफ प्रोसेस से। हल्का सा पहले प्रोसेसेस के बारे में जान लेते हैं। अलग अलग टाइप की प्रोसेस क्या हैं, अलग अलग उनके फॉर्मूले क्या हैं। टाइप ऑफ प्रोसेस जो है उसको अगर मैं जानता हूं तो सबसे पहला जो काम है सर वो हमारे पास है आइसोथर्मल प्रोसेस। सबसे पहला जो काम है उसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो सर सबसे पहला जो नाम है वो हमारे पास है आइसोथर्मल प्रोसेस। एक आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है इसके बारे में जो है ना वो हम जान लेंगे। ठीक है, अब आइसोथर्मल प्रोसेस होती क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या क्या चीजें जो हैं वो होती हैं, सब जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता भी है पहले से ही कि आइसो और थर्मल, इसके बहुत सारे सवाल जो हैं वो मिलते हैं, जो काम अब हम शुरू कर रहे हैं। तो एक वर्ड आइसो है और एक वर्ड क्या है, थर्मल। आइसो का मतलब क्या है, सेम, और थर्मल का मतलब किससे है, टेम्परेचर। तो एक प्रोसेस जो सेम टेम्परेचर पे होती है उसको क्या कहा जाता है सर, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, मतलब कि इस वाली प्रोसेस में अगर हम बात करते हैं तो टेम्परेचर जो है सर वो थ्रू आउट क्या रहता है, सेम रहता है। जिस इक्वेशन को अगर मैं लिखूं तो इक्वेशन को क्या लिखा जाता है कि पीवी इज इक्वल्स टू nRT। आइडियल गैस इक्वेशन को अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिखते हैं, पीवी इज इक्वल टू nRT। एन, आर और टी तो इस प्रोसेस के लिए सेम हो गया। तो टेम्परेचर जो है सर वो यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो nRT जो है वो तो कांस्टेंट हो गया, तो बात जो है वो मुझे क्या पता चली कि PV इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। और PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है, एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द V। तो अगर मैं इसका कर्व बनाऊंगा तो वो कर्व जो है वो क्या होगा, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, और प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में जब बात करी गई तो प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो एक दूसरे के कैसे थे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे। PV इज इक्वल टू nRT। टेम्परेचर क्योंकि कांस्टेंट था तो PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और क्योंकि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो P और V कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये ग्राफ जो है, नेचर ऑफ ग्राफ बिटवीन देम जो बेटा वो कैसा हो गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो काम जो है वो अगला हमें क्या पता है, PV कांस्टेंट है तो इसको हम क्या भी लिख सकते हैं कि P1V1 इज इक्वल टू किसके बराबर है, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। इस तरीके से बात जो है ना वो भी हम लिख सकते हैं। PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, और PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर है तो इस बात का क्या मतलब है कि P1V1 इज इक्वल टू P2V2 के बराबर। ये चीज जो है वो आपको पता है। अगला जो काम है सर वो हमारे पास यहाँ पे एक वर्ड होता है इंटरनल एनर्जी। U जो है वो हमारे पास क्या होता है, एक वर्ड U जो वर्ड है सर वो हमारे पास है इंटरनल एनर्जी। और U क्योंकि इंटरनल एनर्जी है तो एक बात जो हमें पता है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, गैस मोलिक्यूल्स की जो एनर्जी है, मोलिक्यूल्स की जो एनर्जी है सर उसको क्या कहा जाता है, इंटरनल एनर्जी। और अगली अगर मैं बात करता हूं बेटा तो इंटरनल एनर्जी जो है वो फंक्शन होती है, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। इंटरनल एनर्जी फंक्शन है, किसका फंक्शन होती है, टेम्परेचर का फंक्शन होती है। आइडियल गैस के लिए अगर मैं बात करूं तो आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। वो किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का। और क्योंकि यहां पे टेम्परेचर जो है वो क्या रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहा है, कांस्टेंट। तो सर इसकी इंटरनल एनर्जी भी जो है एक आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान इंटरनल एनर्जी जो है सर वो भी क्या रही होगी, कांस्टेंट रही होगी। आप क्या जानते हो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, गैस के मॉलिक्यूल्स की जो भागने की वजह से एनर्जी है। मतलब कि आप जो एक तरीके से ये माने कि जब आप चाय को उबाल रहे होते हैं तो चाय पत्ती जो बुरी तरीके से मूव कर रही होती है वो क्या है, एक तरीके से उसकी
इंटरनल एनर्जी है। और इंटरनल एनर्जी जो है बेटा वो किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का। जब आप गैस से नीचे से टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो वो बुरी तरीके से भागने लग जाती है। आइडियल गैस के लिए टेम्परेचर का फंक्शन होती है इंटरनल एनर्जी। आइसोथर्मल में क्योंकि टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट, तो इंटरनल एनर्जी जो है सर वो भी क्या रहेगी? कांस्टेंट। और क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर का चेंज कितना है? 0। और क्योंकि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है तो सर उसका भी चेंज कितना होगा? यहाँ पे 0 होगा। कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है सर वो किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। इतना काम जो है वो आपको पता होना चाहिए। ये बातें जो है बड़ी बेसिक सी हैं, इन बातों को जो है वो आपने समझना है। फिर अगला जो काम है उसके बारे में बात करेंगे। ये जो प्रोसेस है ये कौन सी प्रोसेस है? एक आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में ये काम जो है वो आपने करा है। ठीक है, डन है ये बात। नेक्स्ट अगली अगर हम बात करते हैं तो अगला जो काम हम करेंगे वो किसके बेसिस पे करेंगे? अगला जो काम होगा सर वो होगा फिर हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये मान के चलें कि एडियाबैटिक प्रोसेस का क्वेश्चन तो पेपर में मिलता ही मिलता है। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं तो काम इनके वर्कडन भी अगर साथ के साथ लिखता चलें। एडियाबैटिक प्रोसेस, एक एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जब हम काम करते हैं तो चीजें जो है वो आपने क्या कुछ करनी है। एक एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जब हम बात करेंगे तो कंसेप्ट जो है सर वो हमारे पास क्या हो जाएगा? एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस बताने से पहले आइसोथर्मल का वर्कडन भी लिखवा देता हूं ताकि सीधे उसके क्वेश्चन भी कर सकें। ठीक है, तो वर्कडन ऑफ आइसोथर्मल, अगर वर्कडन ऑफ आइसोथर्मल लिखना है तो आंसर क्या आता था बेटा? 2.303 nRT log 10 बेस फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई क्या? इनिशियल वॉल्यूम। इस तरीके से ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि वर्क डन इन आइसोथर्मल। एडियाबैटिक का बाद में लिखवाऊंगा, पहले किसका लिखवा रहा हूं? आइसोथर्मल प्रोसेस का। और एक आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन जो है सर वो किसके बराबर है? 2.303 nRT log 10 बेस V फाइनल डिवाइडेड बाई V इनिशियल। प्रेशर की टर्म में लिखते हैं तो बस इस बात को बदल देते हैं यहां से और इस बात को बदल के यहां पे, या मैं पूरा फॉर्मूला ही अगर प्रेशर की टर्म में लिखूं तो ये फॉर्मूला जो है वो क्या भी हो जाता है? 2.303। कई बार वो nRT भी नहीं देता है, टेम्परेचर नहीं देता है, तो हम उसकी जगह क्या भी लिख सकते हैं? PV, क्योंकि nRT जो है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं? P इंटू वी। और log 10 बेस यहां पे अगर मैं लिखूं तो ये क्या हो जाता है? V का तो लिख चुके हैं, अब किसका लिखेंगे? प्रेशर का। तो प्रेशर इनिशियल डिवाइडेड बाई प्रेशर फाइनल। 10 बेस की टर्म में अगर मैं लिखता हूं तो वो क्या लिखा जाएगा? प्रेशर इनिशियल डिवाइडेड बाई प्रेशर फाइनल। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या है सर? इस प्रोसेस के दौरान हीट जो है वो क्या रहती है? सेम रहती है। इस प्रोसेस के दौरान हीट जो है सर वो क्या रहती है? सेम। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि एक प्रोसेस है सडन प्रोसेस और एक है स्लो प्रोसेस। सडन प्रोसेस आइसोथर्मल है या एडियाबैटिक है? और स्लो प्रोसेस आइसोथर्मल है या एडियाबैटिक है? दो नाम बताए, एक नाम क्या बताया है? आइसोथर्मल, एक नाम जो है वो क्या बताया है? एडियाबैटिक। इनमें से एक प्रोसेस को क्या कहा जाता है? स्लो चेंज। एक प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सडन चेंज। क्वेश्चन तो आपको आते होंगे लेकिन वो क्वेश्चन में नाम नहीं देगा प्रोसेस का कि चेंज इज कैरिड आउट वेरी फास्टली, चेंज को बहुत फास्ट लेकर आया गया है। तो वो प्रोसेस फॉर्मूला कौन सा लगेगा? या तो एडियाबैटिक का लगेगा या किसका लगेगा? आइसोथर्मल का। अब कौन सी आइसोथर्मल है और कौन सी एडियाबैटिक है ये बात आपको पता करनी है खुद के लेवल पे। बहुत बेसिक सा काम है, कोई बड़ी बात नहीं है। एडियाबैटिक लास्ट तक जाते जाते मैं ही बता दूंगा। एडियाबैटिक प्रोसेस है और एक एडियाबैटिक प्रोसेस है तो इसमें हीट क्या रहती है? सेम। हीट अगर सेम रहती है तो सर एक्सचेंज ऑफ हीट जो है वो किसके बराबर है? 0 के बराबर है। ठीक है, इसमें हीट का चेंज कितना है? 0। और अगर मैं इसमें वर्कडन लिखता हूं तो इसका वर्कडन तो किसके बराबर है? NR अपॉन गामा माइनस 1। और इसको जो है वो क्या लिखते हैं हम? T इनिशियल माइनस का T फाइनल। इस तरीके से काम करना है। ठीक है, काम जो वो आपने क्या करना है कि वर्कडन बताना है तो सर वर्कडन का फॉर्मूला क्या है? NR अपॉन गामा माइनस 1 T इनिशियल माइनस का T फाइनल। इस NR की बेटा मल्टीप्लाई अगर अंदर कर दोगे तो NR T इनिशियल माइनस का क्या हो जाएगा? NR T फाइनल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? गामा माइनस का 1। NRT किसके बराबर होता है? NRT बराबर है किसके? PV के। ये इनिशियल वाला है तो इनिशियल वाली वैल्यू और ये फाइनल वाला है तो फाइनल वाली वैल्यू। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूंगा तो ये क्या है? P इनिशियल V इनिशियल माइनस का P फाइनल V फाइनल। ये फाइनल वाला डाटा है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? गामा माइनस का 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? गामा माइनस का 1। कि एक एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए अगर मैं बात करता हूं तो एक एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हीट का चेंज किसके बराबर है? 0। वर्कडन बताऊं तो NR अपॉन गामा माइनस 1 T इनिशियल माइनस का T फाइनल। NR की मल्टीप्लाई अंदर करी,
NRT इनिशियल है तो P इनिशियल V इनिशियल, फाइनल वाला है तो P फाइनल V फाइनल। ये फॉर्मूला जो है ना सर वो हमारे पास बन रहा होगा। इस तरीके से काम जो है वो आपने करा। अगली जो बातें हैं उनके बारे में अगर मैं चर्चा करता हूं तो अगला जो कंसेप्ट है सर वो हमारे पास कुछ कैसे होगा, सुनिए ध्यान से। ये हो गया। फिर इसकी इक्वेशन जो है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी इक्वेशंस जो है सर वो क्या होती हैं कि PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या इक्वेशन होती है इसकी? PV गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। क्या इक्वेशन है? PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर हम इनिशियल के लिए लिखेंगे तो P इनिशियल V इनिशियल गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P फाइनल V फाइनल की पावर गामा। क्या हुआ इसको? कि काम जो हमने क्या करना है, PV गामा इज इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट है। तो एक बार डाटा जो है वो P इनिशियल V इनिशियल P फाइनल V फाइनल की पावर कितनी है? गामा। और गामा की अलग अलग वैल्यूज जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। मोनोएटॉमिक के लिए क्या है, डाई एटॉमिक के लिए क्या है, ट्राई एटॉमिक के लिए। मोनोएटॉमिक के लिए बात करूं तो कितनी है? 5/3। डाई एटॉमिक के लिए करें तो कितना है? 7/5। और ट्राई एटॉमिक के लिए बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9/7। ये मोनो एटॉमिक के लिए है, ये किसके लिए? डाई एटॉमिक के लिए है। और ये किसके लिए है? ट्राई एटॉमिक के लिए। इस तरीके से वैल्यूज हमें पता है। ये डाटा जो है सर वो इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे। ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन तो बेटा किसके टर्म में है? प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में। प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में चीजें जो है वो हमें पता है। ये काम तो किसके लिए? प्रेशर और वॉल्यूम के लिए है। अगला जो काम है वो हम किसके टर्म में करेंगे? मान लो टेम्परेचर के टर्म में जाना चाहते हैं तो हमें क्या पता है कि PV इज इक्वल टू NRT, या N को अगर मैं 1 मानूं तो PV इज इक्वल टू किसके बराबर है? RT। तो V के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो V का फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाएगा? V का फॉर्मूला है RT डिवाइडेड बाई P। V जो है सर V का फॉर्मूला क्या है? जो ये P मल्टीप्लाई में है, ये P कहां चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। इस तरीके से काम आपने कर लिया। वो वैल्यू अगर मैं वहां पे रखता हूं, या ये तो पता ही है हमें, ठीक है, ये वैल्यू अगर इसके अंदर रखी जाएगी तो चीजें क्या हो जाएंगी? V की वैल्यू रखूंगा तो P को P रखा, V वाली वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर है? RT डिवाइडेड बाई P रेस टू पावर कितना है? गामा। और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ये चीजें पूछी गई हैं बेटा आपसे, लगातार पूछी गई हैं कि P की जगह P रखा, V वाला पोर्शन जो है उसकी जगह क्या लिख दिया? RT डिवाइडेड बाई P रेस टू पावर गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। इसको अगर मैं लिखता हूं तो ये क्या हो गया? P। इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? R की पावर गामा T की पावर गामा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? P की पावर गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हमारे पास। इस तरीके से डाटा जो है ना वो आपने करना है कि जो V है, V की जगह क्या कर लिया? RT डिवाइडेड बाई P। V की जगह क्या लिखा? RT डिवाइडेड बाई P रेस टू पावर गामा इज इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट। P को P लिखा रहने दिया, ये क्या हो गया? R की पावर गामा T की पावर गामा P की पावर गामा। अब R गामा तो कांस्टेंट ही है, ये 1 पावर है, ये गामा है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? 1 माइनस गामा। तो P 1 माइनस गामा, ये क्या हो जाएगा? T की पावर गामा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। P 1 माइनस गामा T गामा इज इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट। ये प्रोग्राम, ये वाला फॉर्मूला किसके टर्म में था? इस फॉर्मूले के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये फॉर्मूला था किसके टर्म में? प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में। ये वाला फॉर्मूला किसके टर्म में है? प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में। अब क्या रह गया? टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म में लिखता हूं तो इसी फॉर्मूले से अगर मैं बात करूं दोबारा से, यहां से P की वैल्यू निकालूंगा तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी? RT डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? V। ये P की जगह रख दो इसमें। जब इसको P की जगह यहां पे रखता हूं, इसको P की जगह रख दिया तो ये क्या बन गया? RT डिवाइडेड बाई V। और इनटू में कितना है? V की पावर गामा और इज इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट हमारे पास। तो R तो कांस्टेंट है, नीचे आ जाएगा तो T V की पावर गामा -1 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ये वैल्यू जो है ना वो बन जाएगी T V गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो 3 इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। कई बार तो आपसे ये रिलेशन ही पूछ लिए गए हैं कि रिलेशन जो है सर वो हमारे पास कुछ कैसे चल रहे होंगे। तो ये रिलेशंस जो है ना वो अवेलेबल होते हैं आपके पास, ठीक है। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का जो नाम है वो क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस है, जिसमें आपने इसका वर्क डन जान लिया, इसकी प्रोसेस जान ली, क्या क्या इसकी इक्वेशन जो है वो बनती हैं, ठीक है। ये बातें जो है ना वो आपको पता है। अब इसके बेसिस पे मान लो कोई क्वेश्चन जो है उसको अगर हम लगाना चाहते हैं तो क्वेश्चन जो है वो कैसे लगेंगे, सुनिए ध्यान से कि काम आपने करना क्या है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 6। पहले 5 हमारे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेसिस पे हैं। इस वाले क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे, फिर इस क्वेश्चन को जो है वो हम लगा रहे होंगे। देखें, अ गैसोलीन इंजन टेक्स इन 5 मोल ऑफ एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर डाटा दे रखा है 1 एटमॉस्फेरिक एंड कंप्रेसिस इट एडियाबैटिकली। इसको एडियाबैटिकली वो क्या कर देता है?
कंप्रेस कर देता है। ठीक है, फाइंड द टेम्परेचर एंड प्रेशर, एज्यूम एयर टू बी डायटोमिक, वर्क डन एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये काम जो है ना, ये सब कुछ आपने करके देना है उसको। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, नंबर ऑफ मोल्स 5 हैं, टेम्परेचर पता है, फाइनल वॉल्यूम पता है, और इस डाटा को पुट करते हुए आपने काम जो है वो सारा करके देना है। ठीक है, ये चीजें जो है ना वो हमने इस्तेमाल करते हुए चलनी है। प्रोसेस का नाम एडियाबैटिक प्रोसेस जो है वो आपको बताया हुआ है। ठीक है, देखें एक बार, ट्राई करें, होता है नहीं होता है मैं करवाऊंगा फिर इसको। कि चीजें जो हैं वो आपके पास क्या कुछ गिवन है। गैसोलीन इंजन टेक्स इन 5 मोल्स ऑफ एयर, 5 मोल जो है वो लेता है एयर के। तो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कितने गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स आर 5 गिवन टू यू। टेम्परेचर इनिशियल जो है वो 20 है, 273 अगर इसमें ऐड कर देता हूं तो ये कितना बन जाएगा, 293 केल्विन। ठीक है, हमारे जो क्वेश्चन है जो नीट के पूछे जाते हैं वो एक बेसिक डाटा ओरिएंटेड होते हैं। कंप्रेस इट एडियाबेटिकली टू 1/10 ऑफ वॉल्यूम, मतलब कि V फाइनल इज इक्वल्स टू 1/10 ऑफ V इनिशियल, इस तरीके से डाटा है। ओरिजिनल वॉल्यूम पे टेम्परेचर फाइनल बता देना है, ये क्या है, टेम्परेचर इनिशियल है। ठीक है जी, टेम्परेचर फाइनल, फाइनल प्रेशर बताना है, डाई एटॉमिक गैस माननी है। डाई एटॉमिक गैस का मतलब क्या है कि सर गामा की वैल्यू जो है, डाई एटॉमिक गैस का मतलब है सर कि गामा की वैल्यू कितनी मान लीजिए, 7/5। 5/3 तो किसके लिए होती है, मोनो एटॉमिक के लिए। तो डाई एटॉमिक गैस है, तो डाई एटॉमिक गैस के लिए वैल्यू कितनी है, 7/5 है। वर्क डन भी बताना है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी बतानी है। सारे काम जो है वो आपने बताने हैं। टी फाइनल भी बताना है, पी फाइनल भी बताना है। क्योंकि ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को उसने नाम दिया है, क्या नाम दिया है, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक चेंज जो है वो आपको गिवन है। एडियाबैटिक प्रोसेस जो है वो आपको नाम दे रखा है, और क्योंकि प्रोसेस का नाम एडियाबैटिक है तो चीजें जो है वो कैसे बनेंगी, सुनिए ध्यान से। कि पीवी गामा इज इक्वल टू क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है सर हमारे पास। ठीक है, जो हमारे वाले सवाल आएंगे उनमें डाटा जो है ना वो इस तरीके से होगा कि वो बड़ी आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, कि पीवी गामा इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है, तो पी इनिशियल वी इनिशियल गामा इज इक्वल टू, यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पी फाइनल वी फाइनल रेज टू पावर गामा। इस तरीके से काम जो है ना वो हमें पता है, पी इनिशियल वी इनिशियल गामा, पी फाइनल वी फाइनल गामा जो है ना वो हमारे पास है। काम जो है वो आपने क्या करना है, पी इनिशियल गिवन है, कितना गिवन है पी इनिशियल, डाटा जो है वो आपको क्या दे रखा है, गैसोलीन इंजन टेक्स इन एयर 20 डिग्री सेल्सियस 1 एटमोस्फेरिक। 1 एटमोस्फेरिक डाटा जो है ना वो आपको दे रखा है। वी इनिशियल को अगर मैं वी मानता हूं कि पावर गामा, पी फाइनल मुझे बताना है, और वी फाइनल जो है वो क्या है, V/10 रेज टू पावर कितना हो जाएगा, गामा। इस तरीके से काम करा, इसको उस तरफ भेजूंगा तो 1 तो 1 है ही, ये क्या हो जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, V तो था ही, और V कहाँ जाएगा, नीचे, और रेज टू पावर कितना है, गामा, और ये वैल्यू किसके बराबर है, पी फाइनल के। V से सर क्या हो जाएगा, V कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 10, और इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो इसकी पावर कितनी होगी, 7/5, और ये वैल्यू किसके बराबर है, पी फाइनल। घबराने की जरूरत है नहीं, ये तो मतलब कि एक थोड़ा सा कंपैरेटिवली टफर क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको करवा रहा हूं। वहां पे जो आएगा वो डाटा ऐसा होगा जो इस 5 पावर से क्या हो जाएगा, डिवाइड होता है। ज्यादातर आपने देखा भी है वो 32 में डील कर रहा होता है। 32 को अगर 1/5 करेंगे 2 हो जाएगा, 2 की पावर 7 करोगे तो आंसर जो है वो 128 हो जाएगा। इस तरीके से चलेंगे। फिर क्या बताना है, टेम्परेचर बताना है। अब टेम्परेचर बताएंगे तो फॉर्मूला क्या पता है, टीवी गामा -1 इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। फिर ये वाली इक्वेशन आपको पता है कि टी वी गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो एक बार डाटा जो है वो किसके लिए, इनिशियल के लिए, तो टी इनिशियल वी इनिशियल की पावर कितना, गामा -1, ये क्या हो जाएगा, टी फाइनल वी फाइनल की पावर भी कितना, गामा -1। इस तरीके से प्रोग्राम है। इस वैल्यू को अगर लिखते हैं तो टी इनिशियल 293 है, वी इनिशियल वाला ये प्रोग्राम दोबारा से करेंगे तो वी इसके वाला 10 ऊपर आएगा, और वी कहां चला जाएगा, डिवाइड में। और रेज टू पावर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो रेज टू पावर जो है वो इसकी कितनी है, इसकी, ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट हो गया ना, तो ये था। ठीक है, 293 वी इसकी पावर कितनी होगी, गामा -1 का मतलब 7/5 -1, और इज इक्वल टू क्या हो गया, टी फाइनल। मैं वही बात दोबारा बता रहा हूं कि इस टाइप से या तो वो डाटा इसके टर्म में देगा, या फिर आपको जो है वो ऐसे वैल्यू देगा जिसको आप सोल्व कर पाओगे। तो 7/5 -1 2/5, ये क्या आ गया, टेम्परेचर फाइनल आ गया। ठीक है जी,
वर्क डन बताना है तो बेटा वर्क डन का फॉर्मूला क्या बताया था, एन आर टी इनिशियल माइनस का टी फाइनल डिवाइडेड बाई कितना, गामा माइनस 1। तो एन एन को इतना पता है 5, आर कितना पता है 8.314, इनिशियल और फाइनल पता है, गामा की वैल्यू पता है, ये काम हो जाएगा। चेंज इन एनर्जी पूछ रखा है तो आप क्या जानते हैं, फर्स्ट लो जानते हैं कि डी क्यू किसके बराबर है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। और क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू तो किसके बराबर है, 0। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर बतानी है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर है, माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है कि डी यू जो है वो मुझे अगर बताना है तो डी यू अगर मुझे बताना है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का डेल्टा डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। समझ आ गई ये बातें आपको, ठीक है। काम जो है वो क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स, कहां यूज हुआ है नंबर ऑफ मोल्स का, वर्क डन बनाने में। 20 डिग्री सेल्सियस है तो सेल्सियस में तो हम बात ही नहीं करते हैं, बात किस में करते हैं, केल्विन में। तो इसमें 273 ऐड करा तो ये कितना हो गया 293। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्रेशर वाले को हम एटमॉस्फेरिक की टर्म में ही निकाल देंगे, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस है और एयर को उसने कहा है डाई एटोमिक मान लो, तो गामा की वैल्यू कितनी होगी 7/5। अलग अलग पैरामीटर्स बताने हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस का क्या मतलब है कि पीवी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो पीवी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक बार डाटा इनिशियल के लिए और एक बार डाटा फाइनल के लिए। यहां से वैल्यूज पुट करी, पी फाइनल मुझे निकालना था, पी फाइनल की वैल्यू मेरे पास आ गई, ठीक है। फिर टेम्परेचर बताना था, टीवी गामा -1, अभी डिस्कस करा हमने थोड़ी देर पहले। वर्क डन बताना है, उसकी फॉर्मूला पता है। मेन जो बात है वो क्या कि यहाँ पे फॉर्मूले ज्यादा हैं और वो फॉर्मूले आपने क्या करने हैं, फॉर्मूले जो हैं वो आपको याद रखने हैं। फॉर्मूले पता है तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ज्यादातर क्वेश्चन फॉर्मूला ओरिएंटेड रहेंगे। ये जितना काम करवाया है इसी के साथ एक असाइनमेंट जो है वो वीडियो के साथ ही आपको मिलेगा, उसको आपने सोल्व करना है। समझ आ गई बात आपको, ठीक है। ये सारे नोट्स भी जो हैं वो उस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, इतना काम जो है वो आप जरूर कर लेंगे।